जय हिंद। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति पर। आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है? आप अक्सर सुनते होंगे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। ये मौद्रिक नीति क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमको एक नीति की ज़रूरत होती है, जिसको आरबीआई के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए जिस नीति के तहत आरबीआई काम करती है, उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। अब उपयुक्त नियंत्रण क्या है? उपयुक्त नियंत्रण है कि अगर देश में अधिक मुद्रा का प्रसार हो गया या बाज़ार में अधिक मुद्राएं आ गई तो लोग सामानों की खरीदारी अधिक करेंगे। तो स्वाभाविक है, जैसे ही सामानों की खरीदारी अधिक करेंगे, वस्तुओं में बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ जाएगी। अर्थात वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगेगी और महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से उस पर सही नियंत्रण करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुचारू रूप से संचालन करना। अर्थात सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो डिमांड है, चाहे वह किसी वस्तु की होती है, डिमांड जब भी बढ़ेगी तो बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। मौद्रिक नीति के तहत हम लोग क्या करते हैं? हमारे ऊपर मौद्रिक नीति का क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीआई किस तरह से मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करती है? सरकारें मौद्रिक नीति के तहत क्या पॉलिसी एडॉप्ट करती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था संतुलित रहे या आम लोगों को ज़रूरत के अनुरूप मुद्रा मिले, मुद्रा का प्रसार और संकुचन संतुलित रहे, और जितनी ज़रूरत है मुद्रा की उतनी ही मुद्रा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीआई ही नोट जारी करती है, तो नोट जारी करके आप किसी देश की गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपके सामने वेनेजुएला एक प्रमाण है। वहाँ नोट छाप करके गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सोच के विपरीत परिणाम आया और 10 लाख % वहाँ महंगाई बढ़ गई। इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश यह निर्णय नहीं ले सकती है कि हम नोट छाप करके गरीबी को दूर करेंगे। आरबीआई किस तरह से काम करती है, उसके काम का तरीका क्या है? मुद्रास्फीति कैसे होता है? मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है? क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है? हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे बैंक हैं। यूको बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे बैंक हमारे आसपास काम करते हैं, या देश के अंदर बहुत सारे बैंक काम करते हैं, बहुत सारी बैंकिंग प्रणाली काम करती है। इन सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। अर्थात हमको जब पैसा घटता है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने बैंक के पास। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है तो ये कहाँ जाता है? आरबीआई के पास। तो जब ये बैंक आरबीआई के पास जाता है तो बैंक कहता है कि हमको आप पैसा दीजिए। आरबीआई कहती है कि ऐसे तो देंगे नहीं, हमको इंटरेस्ट चाहिए। और चूंकि यह एक व्यावसायिक बैंक है तो दुनिया की जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ये लाभ कैसे कमाते हैं? उसका सीधा रिसोर्स क्या है? वह है ब्याज। ब्याज के माध्यम से ये सारी बैंकिंग जो व्यवस्थाएं हैं ये लाभ कमाती है। तो जब इन बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये चली जाती है आरबीआई के पास। आरबीआई जब इन लोगों को पैसा देता है तो उसका एक इंटरेस्ट लेता है, और वह पैसा लेकर के, जैसे मान लिया जाए कि आरबीआई ने 5% या 10% पर इन बैंकों को पैसा दिया। ये बैंक अब जब आम लोगों को लोन देती है, आप लोन लेने के लिए जाते हैं, होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, कृषि लोन लेना हो,
यानी समाज के विविध क्षेत्रों के लिए सरकारें अलग अलग प्रकार के लोन की व्यवस्था करती है, और उस लोन को जब हम लेने के लिए जाते हैं बैंक में तो वह कहता है बिल्कुल आइए आइए, क्यों नहीं देंगे, आइए लीजिए आप। जिस रेट पर आरबीआई, अगर 10% पर आरबीआई से इन बैंकों ने इंटरेस्ट पे पैसा लाया तो आम जनता को यह कितने में देगी, 15% में, 20% में। अदरवाइज क्या होगा, ये बैंकिंग जो सिस्टम है ये नीलाम हो जाएगी, बैंक बिक जाएगा। इसलिए जब तक लाभ का अंतर नहीं होगा तब तक तो यह देगा नहीं पैसा। तो ये जब हमको पैसा देती है तो जिस रेट पर आरबीआई से ये पैसा लेती है उससे बढ़ा कर देती है, उसी के कारण इसका सिस्टम काम करता है। तो सरकार जिन नीतियों के माध्यम से हम लोगों को, बैंकिंग सिस्टम को, देश की अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करती है, वह व्यवस्था क्या है, उसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी या हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। इसलिए मौद्रिक नीति के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, और उसका संचालन दो प्रकार से होता है, एक गुणात्मक तरीके से और दूसरा परिमाणात्मक तरीके से। गुणात्मक तरीके से क्या है, गुणात्मक तरीके से वह जब महंगाई बढ़ती है देश की अर्थव्यवस्था में तो वह देश के बैंकों को कहती है, उस पर नैतिक दबाव डालती है कि भाई आप थोड़ा मदद करो, नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप उसमें सहयोग करो। और दूसरा परिमाणात्मक तरीका क्या है, परिमाणात्मक तरीका है कि आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है, नोट जारी करती है, उसको जारी करने का तरीका क्या है, उसको जारी करने का तरीका है कि अगर वह रेपो रेट कम करेगा तो इंटरेस्ट कम होगा। यानी आरबीआई जिस रेट पर हमको या बैंकों को, देश की बैंकिंग प्रणाली को पैसा देती है, वह क्या है, वह रेपो रेट है। तो आप जैसे ही उससे पैसा लेते हैं उससे अधिक इंटरेस्ट पर आपको पैसा देती है। आप किसको पैसा दे रही है, बैंक, जो डिजर्व करता है, और उस पर आपको अगर 10% पर वो लेती है तो आपको 15% पर देती है। आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, आप ईएमआई पर सामान लेते हैं, बहुत आसानी से वो तैयार हो जाता है और आपको देने के लिए, क्योंकि ईएमआई में धीरे धीरे कटेगा। आप 15,000 का सामान लिए, वह 1 साल में आपसे पैसा लेगा या 2 साल में पैसा लेगा, वह वसूल आपसे कितना करता है, 18,000 रुपया। तो आरबीआई जिस तरह से बैंकों को कर्जा देने के लिए इंटरेस्ट लेती है, उसी तरह आम जनता को लोन देने के लिए बैंक इंटरेस्ट लेती है, और जिस रेट पर वह आम लोगों को उपलब्ध कराती है उसको हम लोग बेस रेट कहते हैं। 3 प्रकार के रेट हैं, रेपो रेट हैं, बैंक रेट हैं, बेस रेट हैं। एक और रेट है जो अति अल्पकालीन होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उसका एक अलग है, क्योंकि अति अल्पकालीन टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड में, जब आप 1 दिन के लिए यानी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। जब आप 2 से 14 दिन के लिए लेते हैं तो उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, और जब दीर्घकाल के लिए हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट किसको देता है? आप जानते हैं कि सभी बैंकों के कुछ फेवरेट कस्टमर्स होते हैं, जैसे करोड़ों रुपया उसका ट्रांजैक्शन है मार्केट में, बैंक के पास ऑलवेज पर डे ट्रांजैक्शन हो रहा है,
तो ऐसे जो ग्राहक हैं, ऐसे जो कस्टमर्स हैं, उन ग्राहकों को बैंक रेट पर देती है, यानी जो दीर्घकाल में जिस दर पर वह देती है ब्याज, उसी दर पर उसको भी मुहैया कराती है, क्योंकि वो उसका पसंदीदा है। आप किसी दूसरे बैंक का कस्टमर है, आप किसी दूसरे बैंक में अगर जाते हैं लोन लेने के लिए, तो अगर हम फेवरेट कस्टमर है, हमको अगर 10% पर दे रहा है तो आपको 12% पर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अस्थायी ग्राहक नहीं हैं। तो जो बैंकों का अपना कस्टमर या पसंदीदा कस्टमर होता है, उसको वह बैंक रेट पर देता है। आरबीआई भी अलग अलग पॉलिसी अपनाती है। मैंने कहा कि 2 से 14 दिन तक के लिए अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो वह क्या है, रेपो रेट है। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान देंगे, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग सुनते हैं कि बैंक 3 दिन तक बंद रहेगी, 5 दिन तक बंद रहेगा, या फिर सैटरडे संडे तो ऐसे भी हम लोग नहीं जाते हैं बैंक, सैटरडे को हाफ डे समझते हैं, संडे तो ऑलरेडी बंद ही रहता है। या कोई भी नवरात्रा का पीरियड होता है, या कोई ऐसा ओकेजन है जो मास के लिए है, पूरे देश में उसका प्रभाव है, ऐसे अवसरों पर बैंकिंग सिस्टम में लंबी छुट्टियां होती है। उन छुट्टियों में क्या है, बैंक 3-4 दिन के लिए बंद हो जाता है, 5 दिन के लिए बंद हो जाता है। तो बैंक अपने पास पैसा रखना नहीं चाहता है, वह चाहता है कि हम सिक्योर्ड रहें, सुरक्षित रहें। तो यह बैंक क्या करती है, जैसे बैंक को पैसा जब घटता है तो वो आरबीआई से लेती है, उसी तरह से जब बैंक के पास पैसा पड़ा होता है तो यह आरबीआई को कहती है कि हमारे पास इतना पैसा है, आप ले लो। तो आरबीआई कहती है कि देखो भाई, हमको तो ज़रूरत है नहीं तुम्हारे पैसे की, हम तुमको देते हैं तो तुम्हारी ज़रूरत होती है, लेकिन तुम दे रहे हो तो हम तुमको सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको सुरक्षा चाहिए तो हम तुमको उससे कम दर पर तुमसे पैसा लेंगे। ये लोग क्या करता है, ये लोग जमा कर देता है। दूसरा है कि आरबीआई का एक इंस्ट्रक्शंस भी है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, सामान्य तौर पर बैंकिंग सिस्टम का क्या नियम है, कोई भी कस्टमर जितना अमाउंट उसके पास जमा करता है या उसके खाते में जितना अमाउंट होता है, उस रेशियो से उसका 20% के हिसाब से ऑलवेज बैंक में अवेलेबल रहना चाहिए। ये आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि साख का सवाल है। विश्वसनीयता अगर बैंकिंग सिस्टम की समाप्त हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा। ये साख क्या है, हम एज पर रिक्वायरमेंट बैंक जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आपके खाते में 10,000 रुपया है, तो आप जब भी निकालेंगे तो अधिकतम 8,000 निकालेंगे, यानी मैक्सिमम 80% लोग यूज करते हैं, 20% खाते में रहने देते हैं। और अगर आप पूरा निकालना भी चाहते हैं तो बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपके टोटल ट्रांजैक्शन का 20% ये अंडरस्टूड है कि आपके खाते में पैसा रहेगा। इसलिए आरबीआई का भी इंस्ट्रक्शन है, नहीं तो सो लाखों रुपया जुर्माना कर देगा। उसको मिनिमम 20% ऑलवेज अपने पास रखना है, क्योंकि कब ग्राहकों को हम पैसा जमा किए, हमारा अकाउंट है आपके बैंक में, तो हमको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना, और ये कॉमन रूल्स भी हैं बैंकिंग सिस्टम का कि आपका 20% मिनिमम वो ऑलवेज अकाउंट में रहेगा। इसलिए जब आरबीआई इन लोगों से पैसा लेती है तो कम इंटरेस्ट पर लेती है, लेकिन जब आरबीआई देती है तो अधिक पर देती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इनकी ज़रूरत को पूरा कर रही है और ये अपनी सुरक्षा के लिए आरबीआई को देते हैं। तो जब आरबीआई बैंकों को देती है तो रेपो रेट है, जिस दर पर देती है वह रेपो रेट कहलाता है। और जब ये बैंक
आरबीआई को देती है रिटर्न, तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आप समझ गए बात को? यानी आरबीआई जब बैंकों को पैसा देती है तो रेपो रेट कहलाता है, और जब ये बैंक आरबीआई को सुरक्षा के लिए पैसा जमा करता है अपना ले जा करके, तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। यानी एक तरफ से आता है वो रेपो रेट है, और जब इधर से जाता है तो वह क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। इसलिए इस स्थिति में क्या होता है कि जब आरबीआई इन लोगों को पैसा दे देती है तो कम दर पर देती है। हम लोग यह जानते हैं कि बैंकों में जो ब्याज है वह सालाना के दर से लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वह सालाना आता है बैंक का। जिस इंटरेस्ट पर आपको देगा वो मतलब एनुअल रेट पर होता है। तो बैंक हम लोगों को लोन क्यों देती है? इसलिए देती है कि उसको उससे इंटरेस्ट आएगा, और जब वो इंटरेस्ट आता है तो उससे वह उसका अपना सिस्टम चलता है। हम और आप लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक लोन दे देती है, हमारे पास पैसा आ गया। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, नगद जो पैसा है कैश, वह सबसे बड़ा खतरा है। एक पंक्ति है कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात है वो पाए बोरात। कनक मीन्स सोना भी होता है और कनक मीन्स धतूरा भी होता है। तो कहता है कि धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता जो है, नशा जो है, वो पैसे में होता है। क्यों? क्योंकि धतूरे को खाने के बाद नशा आता है और सोना को पाने के बाद ही नशा आ जाता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात है वो पाए बोरात। तो नगद पैसा जब आपके पास आ जाता है, आप किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो जितना कहता है दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। आप किसी दुकान में गए, कैसे है जी, ये कितना रेट है? तो 120 रुपया, 150 रुपया आपने निकाला, दे दिया, जबकि उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये ही है। लेकिन चूंकि आपके पास पैसे की गर्मी होती है, आपके पास कैश है, लिक्विड मनी है, तरलता है, तो आप यह नहीं सोचते हैं कि इसका वास्तविक मूल्य दिया जाए या उसको कम करने के लिए कहा जाए, क्योंकि पैसे की गर्मी जो है, मैंने कहा कि बड़ा खतरनाक होता है। तो जब आप उस 100 रुपये के वस्तु को 120 रुपये दे देते हैं, 150 रुपये दे देते हैं, 130 रुपये दे देते हैं, तो अब उसको शॉपकीपर को या दुकानदार को लगता है कि इसका मतलब है कि ये 120 रुपये की चीज़ें हैं या 150 रुपये की चीज़ें हैं। अब वह 100 रुपये में जिन वस्तुओं को बेच रहा था, वह अब 120 रुपये में बेचना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ? इससे 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बाजार में आ गई, कीमतें बढ़ गई। तो ये जो कैश फ्लो है, लिक्विड मनी जो है, वह कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है कि जब सरकार रेपो रेट, यानी हम लोग हल्ला करने लगते हैं, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, सरकार कहती है आरबीआई को, भाई रेपो रेट थोड़ा कम करो, सस्ते दरों पर बैंकों को लोन दो। जब आरबीआई सस्ते दरों पर बैंकों को लोन देगी तो बैंक फिर सस्ते दर पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट या बेनिफिट का पोर्शन रख करके और आम जनता को देगी। फिर क्या होगा? लोगों के पास पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो जिसका रोजगार बंद है, अब लॉकडाउन चल रहा है, अभी 2 साल से महामारी चल रही है, तो ऐसे में क्या है, लोगों का कारोबार प्रभावित हो गया है, लोगों का बिजनेस प्रभावित हो गया, लोगों का व्यापार प्रभावित हो गया। तो जैसे ही सस्ते दरों पर बैंक उसको लोन देगी, वह लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि रेपो रेट अधिक होगा, आरबीआई अधिक दर पर देगी, मान लीजिए 5 के जगह 15% पर आरबीआई देती है बैंकों को लोन, तो ये बैंक जनता से 30% पर, 20% पर इंटरेस्ट पर देगी। तो वैसे में कोई व्यक्ति
नए काम के लिए, नए रोजगार के लिए नहीं सोच पाता है। इसलिए जब सरकार आरबीआई को डांट लगाती है कि रेपो रेट कम करो, सस्ते दरों पर लोन दो, और वो पैसा जब बाजार में आता है तो फिर लोग नए नए रोजगार के लिए अपने को तैयार करते हैं, नए नए काम, जो बंद पड़े काम हैं वो काम शुरू हो जाता है। ऐसे बाजार में मनी का फ्लो होता है। तो जैसे मनी का फ्लो हुआ फिर महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि पैसा आपके पास रहेगा तो आप क्या करिएगा? डिमांड करिएगा, डिमांड करिएगा। तो डिमांड जैसे किसी वस्तु का बढ़ता है, प्राइस बढ़ जाती है। When higher the price, lower the demand and lower the price, higher the demand, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। लेकिन डिमांड हायर कब होता है? जब परचेजिंग होने लगता है, जब आपके पास पैसा होता है। पैसा होता है तो आप डिमांड करने लगते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं करते हैं। कई बार हमको कई सुंदरतम वस्तुएं दिखती है, पसंद भी होती है, मन भी करता है, खाने पीने की ही चीज़ें हैं, मेरी इच्छा हो गई कि एक्स वस्तु खाएंगे, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, तो मन को क्या करते? दबा लेते हैं। छात्रों को क्या है, जैसे उसका एंडिंग मंथ हो रहा है तो क्या है, उसका अकाउंट नील हो गया, तो उसकी कुछ इच्छा भी हुई तो वह नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन जैसे ही घर से, फैमिली से, पेरेंट्स से पैसा आया, फिर तो 2-4 दिन पार्टी चलती है। तो आप किसी व्यवस्था को खुद से समझें। हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो मन स्थिति है, हमारा जो मनोवेग है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति दूसरे लोगों के बीच भी होती है, वही तरीका दूसरे के साथ भी है। तो उसको आपको समझना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी विषय को समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती है, कैसे आरबीआई नियंत्रित करती है, आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करती है, आरबीआई का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि करना, मुद्रा में अस्थायित्व बनाए रखना, मुद्रा के संकुचन और प्रसार को संतुलित बनाए रखना, जरूरत के अनुरूप नोट जारी करना, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना। तो इन पॉलिसियों के तहत आरबीआई जाकर के उसके माध्यम से नियंत्रित करती है। उन पॉलिसियों के माध्यम से चीज़ें नियंत्रित होती है, व्यवस्था नियंत्रित होती है, और उसी व्यवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो आरबीआई के पास वो हथियार है, वो चाबी है, जिसके माध्यम से वह देश की अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करती है। वह जब चाहेगी इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन का सामान्य अर्थ क्या है? महंगाई। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से व्यवस्था को संचालित करती है, और जैसे जैसे रेपो रेट घटता है तो आप ये समझिए कि आपको सस्ते दरों पर लोन मिलने वाला है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आप समझिए कि आपको महंगे दर पर लोन मिलने वाला है। तो सरकार रेपो रेट को इतना ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि रेपो रेट का बढ़ना महंगाई का संकेत है, रेपो रेट का घटना संतुलन का या सामान्य कीमत का संकेत है। तो अगर मैंने कहा कि 3 रेट है, एमएसएफ है। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। अगर अति अल्पकाल के लिए आपको देता है ऋण तो वह एमएसएफ कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर 2 से 14 दिन के लिए दिया तो रेपो रेट हो गया, और दीर्घकाल के लिए जब आपको देता है तो वह क्या है? वह बैंक रेट कहलाता है।
ठीक ना, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको कोई बैंक लोन देती है तो वह क्या है, बैंक रेट कहलाती है। यानी या आरबीआई भी अगर लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देती है तो वह क्या है, बैंक रेट कहलाती है। तो हमको यह समझना है कि आप के सामने क्या समस्या आती है, आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करती है और क्यों करती है। क्योंकि आरबीआई यदि गुणात्मक नीतियों को और परिमाणात्मक नीतियों को नहीं अपनाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था असंतुलन की अवस्था में आ जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पर देश का अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसलिए उनके रेट में ऑलवेज फ्लक्चुएशन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई जिस रेट पर आज दे रही है वो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी उतार चढ़ाव होते रहता है। उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहता है, अस्थायित्व तो नहीं रहता है, और टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस होते रहता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी सरकार को यह लगता है कि महंगाई बढ़ गई है, जनता हल्ला करने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार कहती है आरबीआई को कि रेट कम करो, रेपो रेट, सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराओ, लोगों को ऋण दो। जब सस्ते दरों पर ऋण मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अधिक से अधिक लोगों को लोन देगी। लोन मतलब साख, और जब साख का सृजन होगा, लोन देगी तो वह क्या होगा, बाजार में आएगा। उससे क्या होगा, मूल्य वृद्धि होगी, यानी डिमांड होगा। डिमांड होगा तो मूल्य वृद्धि होगा। तो ये परस्पर जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, और उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इसलिए हम लोग के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।